नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय नजर डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। सभी थानों में लगेगी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के फोटो, फ्रॉड करने वाले आरोपी की तस्वीर और छिपाना होगा मुश्किल। वैशाली के हाजीपुर संग्रहालय परिसर में पति पत्नी के बीच जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गोपालगंज में राजनेता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। और सहारा प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट जारी, 3 राज्यों के डीजीपी को मिला आदेश। अब खबरें विस्तार से। राजधानी सहित बिहार में बढ़ते अपराध ने सूबे के लोगों में खौफ कायम कर दिया है। बिहार सहित राज्यों में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर प्रशासनिक विभाग ने अहम कदम घटना और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर तैयार की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने औचक निरीक्षण करने आए कोतवाली थाना में बताया कि राजधानी सहित सभी थाना के थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि थानों की सूचना पट्टा पर टॉप 10 में गिने जाने वाले क्रिमिनल्स, गंभीर आरोपित और फ्रॉड करने वालों की सूची तैयार की जाए, तो वहीं अपराधी और आरोपी की तस्वीर नाम के साथ थानों की सूचना पट पर लगाया जाए, जिससे अपराधी जल्द चिन्हित हो सके। खबर हाजीपुर से है, जहां हाजीपुर संग्रहालय परिसर में पति पत्नी के बीच जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सामने आया। पत्नी पति को घर ले जाने के लिए परेशान है और पति घर जाना नहीं चाहता। पति पेशे से शिक्षक है और पत्नी गृह कार्य करती है। दोनों को एक 20 साल का बेटा और एक 18 साल की बेटी है। बताया गया कि सदर थाना क्षेत्र के इजरा टाटा स्कूल के शिक्षक अभय कुमार सिंह दिव्य कला के रहने वाले हैं, जो बीते 2 सालों से अपनी पत्नी ममता कुमारी और बच्चों को छोड़कर फरार चल रहे हैं। इसी बीच व्यवहार न्यायालय हाजीपुर में किसी मामले को लेकर अभय कुमार सिंह वकील से मिलने आए थे, जिसकी भनक ममता कुमारी या उसके बच्चे को लग गई, जिसके बाद व्यवहार न्यायालय से निकलते ही संग्रहालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। हाँ जी, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। बर्फ फैक्ट्री के कंप्रेसर फटने से एक 18 साल के युवक की मौत हुई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विस्फोट कैसे हुई, किसकी चूक से हुई है, पुलिस जांच कर रही है। बड़ा फैक्ट्री में कंपनी का काम हो रहा था, उसमें ब्लास्ट किया है। अच्छा, बल्कि इस कारण कितने आदमी? 3 आदमी। क्या कितने की मौत हुई है? 1 की मौत हुई। अच्छा, 2 आदमी बच गए। मौत जिनका हुआ उनका क्या नाम है? वो आपके कौन है? मेरा भाई है। और 2 आदमी जो घायल हुए वो कहाँ के हैं? वो बड़ा फैक्ट्री का लड़का है। वो दोनों की स्थिति कैसा है? हाँ, उन्हीं का लड़का है। आप वहाँ पर मौजूद थे क्या? वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था। हाँ, हम अपने घर पे थे। आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर करगहर प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने रोक लगा दी है। रोहतास जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि करगहर प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर फिलहाल रोक लगाया गया है, लेकिन आवास योजना में जांच पूरी होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्थानीय जो अखबार पत्र है उसके माध्यम से एक जो है न्यूज प्रकाशित हुआ था। उसमें बताया गया है कि ब्लॉक में आवास योजना के अंतर्गत कुछ शिकायतें हैं। तो बेसिकली अभी तक कुछ भी हम लोग के द्वारा एक्शन नहीं हुआ है। तो शिकायतों की जांच हेतु डायरेक्टर साहब के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित हुआ है। उसमें उनके साथ साथ रंजय भी, इलेक्शन अफसर भी हमारे हैं, और आज हम लोग फील्ड का जांच कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो अखबार की बातें जो हैं वो सत्य हैं या फिर ग्रास रूट पे जो शिकायतें हैं उसका हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो, और यदि उसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के ऊपर भी हार्ड एक्शन लेंगे और संबंधित नीचे के जो अधिकारी, आवास सहायक, सुपरवाइजर, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। कहा जा रहा है कि करगहर वीडियो के वेतन अभी रोकी गई है। वेतन चूंकि शिकायतें थोड़ी सी गंभीर प्रकृति की थी, तो हम लोग को लगा कि उनके ऊपर सैलरी अभी मतलब रोका जाए, लेकिन जो एक्शन लिया जाएगा वो जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। थैंक यू।
अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के मौके पर सदर अस्पताल सासाराम परिसर में स्वास्थ्य कर्मी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस मनाया, जहां चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मी ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके किए गए कार्य की सराहना की। रोहतास जिला सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने जानकारी दी है कि नर्सिंग पेशेवर की शुरुआत करने वाले प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिवस मनाया गया है। इसमें सारे डॉक्टरगण भी शामिल हैं, उनके जो अध्यापक हैं वो भी शामिल हैं और सारी जितने विद्यार्थी हैं उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। सर, कोरोना काल में सबकी भूमिका हम रही, नर्सेस की भी काफ़ी भूमिका रही। हमारे ज़िला में एनएम कॉलेज भी है, ये आगे फ्यूचर में कितना मील का पत्थर साबित होगा सर? देखो, ये मेडिकल सर्विसेज का जो आउटरीच है, जो पहुंच है, उस पहुंच में डॉक्टरों की संख्या मान लो 10% है, तो टोटली सर्विसेज डिलीवर करने के लिए 90 हाथ हमें और चाहिए। 10 हाथ और 90 हाथ जब मिलेंगे तब जाके 100 होगा। और 90 हाथ में हमारी जितनी भी नर्सिस कम्युनिटी है, इन लोगों का सहयोग अतुलनीय है। इसको कुछ भी नहीं, मतलब इसकी तुलना किसी चीज़ से अब नहीं कर सकते हैं। चाहे कोविड वैक्सीनेशन का फील्ड में मामला हो, सैंपल कलेक्शन का मामला हो, पेशेंट जो कोविड पेशेंट अफेक्टेड पेशेंट है उनके साथ आईसीयू में सर्विस देने की बात हो, तो हम लोग तो ज़्यादा ज़्यादा ट्वाइस और थ्राइस एंड 4 टाइम्स इन ए डे और ऑन कॉल जाते हैं डॉक्टर। लेकिन बाकी जो मिनट की समस्या है, उनका फीडिंग से लेकर के कुछ भी इंफॉर्मेशन इन लोगों के माध्यम से ही मिलता था हम लोग को, जिसके चलते इस कोविड जैसे महामारी पर हम इतनी अच्छी तरह से इसको काबू में कर पाए हैं। और ये बिहार में अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी को ही गोली मार दी। गोपालगंज जिले की है, जहां शादी में शामिल होकर लौट रहे आरजेडी नेता डॉक्टर रामेकवाल यादव को गोली मार दी है। घटना के बाद नेता की स्पॉट डेथ हो गई है। हालांकि मौके पर मौजूद लोग इन्हें अस्पताल भी लेकर गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। इस तरह से आरजेडी नेता की हत्या बिहार सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल इलाके में हड़कंप मचा है। हमारा नाम अभिनव राजा, गोली मार के हत्या भइल बा। बारात से आवत रहलन तो रास्ता में गोली मार के हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई थी? बारात से आवत में घर के कुछ दूर पे। कुछ विवाद भी था पूर्व से? पहले से कुछ धमकी मिला था उनको। विवाद यह था कि केस कराए हुए थे, उसी पर धमकी मिला था कि केस वापस नहीं होगा तो गोली मरवा देंगे। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में बीती देर रात घर में कोई व्यक्ति के नहीं रहने पर चोरों ने घर में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि उक्त मामला उस समय हुआ जब घर में कोई व्यक्ति नहीं था। सभी लोग गांव गए हुए थे। घर के गृहस्वामी दिलीप चौधरी, जो कि फौजी है और अभी अमृतसर में पोस्टेड है। घटना हुई है, क्या सब जो है सो चोरी हुआ है? चोरी मतलब घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। हम लोग गांव गए थे पूजा में और मतलब एक दिन खाली रहा, सिर्फ एक दिन लॉक लगा रहा है दरवाजा में। एक ही दिन में रात में चोरी कर लिया, सारा सामान ले गया। क्या क्या चोरी हुआ आपका? और चोरी मतलब मेरा जितना गहना था ना शादी वाला, वो सारा ले गया है। और पैसा था 7,000 रुपया, वो ले गया है। और जितना सामान, मिक्सी, टीवी और जितना इधर सामान सारा मिला, वो सब ले गया है। डॉक्यूमेंट पे भी कागज एटीएम सब ले गया है। एटीएम वगैरह, आई कार्ड सब ले गया है। और मतलब जो डॉक्यूमेंट था कुछ था। आप कहाँ गए हुए थे? हम गांव गए। बीच में नहीं बोलिए। गांव गए थे। कहाँ पे? गांव में कहाँ पे? जयनगर कमलावाड़ी। हाँ। मधुबनी जिले के साहरघाट स्थित पावर सब स्टेशन के पास गुरुवार की रात 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताते चले कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर लौट रहे थे कि आपस में दूसरे बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मधुबनी के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए 2015 बैच के पुलिस अधिकारी सुशील कुमार इसके पहले लखीसराय पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो वहीं मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश का तबादला पुलिस अधीक्षक बाघा के
जिला में किया गया है। सुशील कुमार के मधुबनी के लोगों ने अपराध नियंत्रण को लेकर काफ़ी उम्मीद लगा रखे हैं। मधुबनी के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। मैंने आज जो है ज्वाइन किया है दोपहर में, और उसके बाद से चूँकि मैं अभी बहुत सारी परिस्थितियों को समझने में चूँकि लोगों के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करूँगा, लेकिन जो नॉर्मल पुलिसिंग जो है हमारी, उसमें खास करके जो जीनियस क्राइम्स हैं उस पर और उस क्राइम को रोकना, और अगर क्राइम हुआ है तो उसमें जो त्वरित कार्रवाई होती है, जैसे गिरफ्तारी होती है उनकी और उनकी जब्ती की कार्रवाई होती है, उस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा जो नॉर्मल पुलिसिंग होती है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है, खास करके पेट्रोलिंग और अन्य तरह की सारी चीज़ें होती हैं, उस पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और भी चीज़ें हैं जो चूँकि मैं अभी नया हूँ, इस ज़िले को समझ जाऊँगा तो उस तरीके से हम लोग उसको और भी हम लोग एडवांस में करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पुलिसिंग है उसको अच्छे तरीके से, चुस्त तरीके से करना, यही मेरी प्राथमिकता है। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, लेकिन फिर वह कोर्ट नहीं पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद सुब्रत राय भी पटना नहीं आया। कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। सुनवाई आज फिजिकल उनको हाजिर होना था सुब्रत राय को, वो हाजिर जानबूझकर नहीं हुए, कई रोज से झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया है और उनको उसके आलोक में झूठ बोल रहे थे कि किसी तरह बच जाए, मगर वो बचने वाली बात। कल ही आदेश था कि भाई आप हाजिर होइए। कल 12 बजे तक का टाइम मांग रहे थे उनके वकील गिरगाड़, 10:30 बजे ही उनको आना था, मगर वो नहीं आए जानबूझकर। और मेडिकल डॉक्यूमेंट भी जाली लगाया था, कोकिला बेन की जगह लखनऊ वाला दूसरा मेडिकल लगाया था। उस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद ऑनरेबल जस्टिस को लगा कि वो ऐसा ना ही सर्जरी है कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आने के लायक है, और जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आशा देख रहे थे। तो आज उनको फिजिकली स्पेशली इसी केस के लिए था, चूँकि आज पूरा कोर्ट जो है ऑनलाइन है, इसीलिए आज तो फिजिकल होता है, मगर उनके लिए स्पेशल बेचारे जस्टिस को बैठना पड़ा। यहाँ बहुत प्रयास किए बेंचर के लिए, मगर वो जानबूझ के वो आए ही नहीं। कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है? कोर्ट ने आदेश किया कि यूपी, दिल्ली और बिहार के डीजीपी को आदेश दिया कि इनको वारंट छोड़ने के बाद उनको पकड़ के गए मेरे अदालत में हाजिर। मतलब उनको अरेस्ट वारंट जारी हो गया? अरेस्ट वारंट। तो आज वो गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ। पटना में EWShopping.com जो शहर से चलकर बिहार के सभी गांव पंचायत में ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के लिए तैयार है। EWShopping.com बिहार में 3 सालों से आपके सेवा में तत्पर है। बिहार की राजधानी पटना में EWShopping.com का जोनल ऑफिस राजा बाजार में खुला है, जहां पर आपको मिला है आपके मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक के इस्तेमाल करने का संपूर्ण सामान, वो भी आकर्षक रेट पर। अब आप अपने घर का राशन, कपड़ा के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की खरीदारी घर बैठे EWShopping.com और मोबाइल ऐप से आसानी से कर सकते हैं। आपके हर एक खरीदारी पर आपको कैशबैक फैसिलिटी भी मिलेगी। देखिए, हमारा 3 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। ट्रायल में हम लोग 3 साल पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके चलते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और हमारा प्लानिंग यही है कि गांव-गांव में हर घर में प्रोडक्ट को पहुंचाना है थ्रू ई-कॉमर्स। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अदर कंपनियां जैसे मार्केट में बहुत सारी प्लेटफॉर्म आज के डेट में काम कर रही है ई-कॉमर्स के ऊपर, बड़ी बड़ी ब्रांड हैं कंपनियों की जो मार्केट में काम कर रही है, बट हम उनके कंपेयर में अभी 3 साल को अपने आप को खड़ा किए हैं 3 साल से। क्योंकि हमें मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ें जो लोगों को सुविधा हो रही है वो रूरल्स में हो रही है, क्योंकि गांव के लोग जो है आज भी इन चीज़ों से वंचित है कि इनको प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है या वहाँ तक इनको सर्विसेज नहीं दी जा रही है। तो EWShopping का पहला प्रायोरिटी कस्टमर जो होगा वो गांव के लोग हो रहे हैं, क्योंकि गांव के अंदर में 2 तरीके से हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। एक तो पहले ऑफलाइन दे रहे हैं, दूसरा ऑनलाइन वहाँ पे प्रोडक्ट को दे रहे हैं। दूसरी चीज़ें जो हमारे से फ़ायदा है लोगों को, हमेशा मैं 30 to 50% ऑफ चला रहा हूँ प्रोडक्ट्स को आज के डेट में मार्केट के अंदर में, और कैशबैक की भी सुविधा दी है ताकि लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में हमारे सर्वर को EWShopping.com को ऊपर जा कर के उनका वहाँ पे प्रोडक्ट का ऑर्डर दें और उनसे बेनिफिट अच्छे तरीके से वो लें।
देखिए, पब्लिक से के बीच में विश्वास जगाने के लिए सबसे पहले तो हम ऑफलाइन सेल लगा रहे हैं। हमारा जो अभी लगभग 300 लगभग जो है लॉजिस्टिक पॉइंट है, खुद का है, जहाँ पे हम खुद से वहाँ पे ऑफलाइन सेल लगाते हैं। ऑफलाइन सेल लगाने का पर्पस ये होता है कि पब्लिक के पहले ट्रस्ट को जीतना, क्योंकि आप जो फैब्रिक, जो ब्रांड या कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है कि पता नहीं कि ये चीज़ें आ रहा है या ये चीज़ें नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन सेल के द्वारा उनको ट्रस्ट एक देते हैं कि आप वो प्रोडक्ट को आप देखिए और हमारे साइट पे जो अवेलेबल है वो है या नहीं है, ओरिजिनल ब्रांड है या उसका कॉपी है, कुछ भी है ऐसा, तो उसके दिमाग से ये चीज़ें हटाते हैं कि पहले आप फैब्रिक को देखिए या आप क्वालिटी को वहाँ पे सामने से टच करके देख लीजिए। तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर में एक ट्रस्ट जगेगी और लोग हमारे साइट से परचेज करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ें हैं कि जहाँ पे लोग प्रोडक्ट को आज नहीं पहुँचा पा रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विसेज जो है हम जितना मैक्सिमम मिनिमम टाइम ड्यूरेशन मैं तय कर रहा हूँ कि 48 आवर्स टू 72 आवर्स में प्रोडक्ट को डिलीवर करूँ, इसके लिए प्रॉपर वे में मैं हर जगह पे तैयारियाँ अपना स्टार्ट कर दिया है। और जितनी भी साइट है, जैसे आपने अभी बताया, नाम बताया, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। हर कंपनी आज के डेट में अपने अपने लेवल पे है, मैं भी उस लेवल पे आना चाह रहा हूँ। और मेरे पास तो 45 डेज बचा है मात्र, जहाँ की हमें इंडिया के टॉप 10 लिस्ट पे ये भी कंपनियाँ खड़ी होने की जा रही है, क्योंकि 3 साल हमने पूरा ट्रायल में तैयारी पूरे तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। और ई कॉमर्स से बेहतर इसको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, उससे कुछ ना कुछ इसको सस्ती चीज़ें भी मिलेगी और लोग अभी आएंगे तो हमारे साथ। दो फ़ायदा उसको, पहला तो ये है कि डिस्काउंट तो अच्छे प्रेफर कर रहा हूँ मैं अपने वेबसाइट से। दूसरी चीज़ें हैं कि कैशबैक का भी सुविधा दे रहा हूँ, ताकि आप हमारे साइट से आकर के परचेज कीजिए, डाउनलोड कीजिए ऐप www.ewshopping.com, उसके बाद आप कैशबैक का भी फ़ायदा लीजिए। तो ये ऑन परचेज पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हर परचेजिंग पे अभी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को लोगों के बीच ले जा पाएँ। आप लोग का सहयोग इसीलिए मैंने लिया, सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आपसे भी यही मैं कहूँगा कि आप लोग इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारी कंपनी जो है अच्छी तरीके से बिहार के अंदर में और पूरे इंडिया लेवल पे चल रही है। बिहार के अंदर में जो गांव के अंदर में प्रोडक्ट पहुंचाने की काम है, वो आप लोग के द्वारा हमें सहयोग मिलने से ही जाकर के पहुँचेगा। और इन चीज़ों को करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ और उसकी प्रिपरेशन और प्लानिंग दोनों चल रही है। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कोइलवर पुल के उद्घाटन पर बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का अपना पोस्टर है, यह सरकारी पोस्टर नहीं है। जातीय जनगणना पर जदयू ने कहा कि हम सब जनगणना के पक्ष में हैं। तो वहीं जगदानंद सिंह ने बीते दिनों इथेनॉल को शराब बता दिया था, जिसे लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि जगदानंद सिंह को शायद ज़्यादा जानकारी हो सकती है, हमें नहीं है। ये अलग अलग दिख रही है जातीय जनगणना पर, क्योंकि जातीय जनगणना कॉन्शियस डिसीजन था विधानसभा से और प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से, और पार्टी सरकार ने प्रस्ताव लाया था जातीय जनगणना पर, और सरकार के प्रस्ताव पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से के साथ सरकार ने सभी पार्टियों का उसमें समर्थन हासिल किया और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। इसलिए अगर हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई अलग हैं लोग। बिल्कुल जातीय जनगणना के हम लोग पक्ष में हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि कास्ट एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, कौन लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, किस जाति के लोग हैं, उनके आर्थिक हालात क्या हैं, किन परिस्थितियों में उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में अगर ये जातीय जनगणना होगा तो आने वाले 10 से 15 साल में जो सरकार की योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं में उनको भी लाभ का श्रेय मिलेगा और सरकार वैसी योजनाओं का निर्माण करेगी जिसमें कि उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं, वो पार्टी का है, उसमें बेजाबता बीजेपी का सिंबल है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि बीजेपी के सिंबल में नीतीश जी का फोटो होगा? वो तो पार्टी का है ना। पार्टी ने एक सरकारी कार्यक्रम को अपनी तरह से प्रचार किया है उसका, तो उसमें हमारे क्या, वो तो उनके पार्टी का फंक्शन है ना। पार्टी ने प्रचार किया है, सपोज दैट कि पार्टी के किसी आरजेडी के किसी वर्कर ने कोई हेल्थ स्वास्थ्य उपकेंद्र का प्रचार किया हो, तो उसमें वो तेजस्वी जी का ना फोटो लगाएगा, उसमें वो कांग्रेस पार्टी के फोटो लगाएगा क्या, सोनिया गांधी राहुल गांधी का? तो वो तो पार्टी का है ना, उसमें पार्टी का सिंबल है, पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना प्रचार किया है, अपनी पार्टी का प्रचार किया है।
तो उसमें नीतीश जी का हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं। हम अपनी पार्टी का लगाते हैं तो हम दूसरे पार्टी के लोगों का फोटो थोड़ी लगाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं और इसके जनगणना जरूरी है। है उनका अपना मानना होगा, हो सकता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्सियसनेस के साथ सर्वसम्मति से विधानसभा से ये पास किया तो कृषि मंत्री जी भी तो थे उसमें। फिलहाल आज के घर में तय, अब देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। राजधानी सहित बिहार में बढ़ते अपराध ने सूबे के लोगों में खौफ कायम कर दिया है। बिहार सहित राज्यों में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर प्रशासनिक विभाग ने अहम कदम घटना और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर तैयार की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपने औचक निरीक्षण करने आए कोतवाली थाना में बताया कि राजधानी सहित सभी थाना के थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि थानों की सूचना पट्टा पर टॉप 10 में गिने जाने वाले क्रिमिनल्स, गंभीर आरोपित और फ्रॉड करने वालों की सूची तैयार की जाए, तो वहीं अपराधी और आरोपी की तस्वीर नाम के साथ थानों की सूचना पट पर लगाया जाए, जिससे अपराधी जल्द चिन्हित हो सके। जबलपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। बर्फ फैक्ट्री के कंप्रेसर फटने से एक 18 साल के युवक की मौत हुई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विस्फोट कैसे हुई, किसकी चूक से हुई है, पुलिस जांच कर रही है। बड़ा फैक्ट्री में कंपनी का काम हो रहा था, उसमें ब्लास्ट दिया है। अच्छा, बस इस कारण कितने आदमी? 3 आदमी। क्या कितने की मौत हुई है? 1 की मौत हुई है। अच्छा, 2 आदमी बच गए। मौत जिनका हुआ उनका क्या नाम है? वो आपके कौन है? मेरा भाई है। और 2 आदमी जो घायल हुए वो कहाँ के हैं? वो बड़ा फैक्ट्री का लड़का है। वो दोनों का स्थिति कैसा है? उन्हीं का लड़का है। आप वहाँ पर मौजूद थे क्या? वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था। हाँ, हम अपने घर पे थे। आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आने पर करगहर प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने रोक लगा दी है। रोहतास जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि करगहर प्रखंड विकास पदाधिकारी के वेतन पर फिलहाल रोक लगाया गया है, लेकिन आवास योजना में जांच पूरी होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, स्थानीय जो अखबार पत्र है उसके माध्यम से एक जो है न्यूज प्रकाशित हुआ था, उसमें बताया गया है कि ब्लॉक में आवास योजना के अंतर्गत कुछ शिकायतें हैं। तो बेसिकली अभी तक कुछ भी हम लोग के द्वारा एक्शन नहीं हुआ है, तो शिकायतों की जांच हेतु डायरेक्टर साहब के द्वारा, मतलब हमारे द्वारा डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक जांच दल गठित हुआ है। उसमें उनके साथ साथ रंजय भी, इलेक्शन अफसर भी हमारे हैं, और आज हम लोग फील्ड का जांच कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो अखबार की बातें जो हैं वो सत्य हैं या फिर ग्रास रूट पे जो शिकायतें हैं उसका हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो, और यदि उसमें कुछ भी सच्चाई होगी तो हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर के ऊपर भी हार्ड एक्शन लेंगे और संबंधित नीचे के जो अधिकारी, आवास सहायक, सुपरवाइजर, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे। कहा जा रहा है कि करगहर वीडियो के वेतन अभी रोकी गई है। वेतन, चूंकि शिकायतें थोड़ी सी गंभीर प्रकृति की थी तो हम लोग को लगा कि उनके ऊपर सैलरी अभी मतलब रोका जाए, लेकिन जो एक्शन लिया जाएगा वो जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद। थैंक यू। बिहार में अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी को ही गोली मार दी। गोपालगंज जिले की है, जहां शादी में शामिल होकर लौट रहे आरजेडी नेता डॉक्टर रामेकवाल यादव को गोली मार दी है। घटना के बाद नेता की स्पॉट डेथ हो गई है। हालांकि मौके पर मौजूद लोग इन्हें अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो गई। इस तरह से आरजेडी नेता की हत्या बिहार सरकार और प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल इलाके में हड़कंप मचा है। हमारा नाम अभिनव राजा, गोली मार के हत्या भइल बा। बारात से आवत रहलन तो रास्ता में गोली मार के हत्या हो गई। कहाँ हत्या हुई थी? बारात से आवत में घर के कुछ दूर पे। कुछ विवाद भी था पूर्व से? पहले से कुछ धमकी मिला था उनको। विवाद यह था कि केस कराए हुए थे, उसी पर धमकी मिला था कि केस वापस नहीं होगा तो गोली मरवा देंगे। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में बीती देर रात घर में कोई व्यक्ति के नहीं रहने पर चोरों ने घर में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि उक्त मामला उस समय हुआ जब घर में कोई व्यक्ति नहीं था, सभी लोग गांव गए हुए थे। घर के गृहस्वामी दिलीप चौधरी, जो कि फौजी है और अभी अमृतसर में पोस्टेड है। घटना हुई है, क्या सब जो है सो चोरी हुआ है? चोरी
मतलब घर में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। हम लोग गाँव गए थे पूजा में और मतलब एक दिन खाली रहा, सिर्फ एक दिन लॉक लगा रहा है दरवाजा में। एक ही दिन में रात में चोरी कर लिया, सारा सामान ले गया। क्या क्या चोरी हुआ आपका? और चोरी मतलब मेरा जितना गहना था ना शादी वाला वो सारा ले गया है, और पैसा था 7,000 रुपया वो ले गया है, और जितना सामान मिक्सी टीवी और इतना जितना इधर सामान सारा मिला वो सब ले गया है। डॉक्यूमेंट पे भी कागज एटीएम सब ले गया है, एटीएम वगैरह, आई कार्ड सब ले गया है, और मतलब जो डॉक्यूमेंट था कुछ था। आप कहाँ गए हुए थे? हम गाँव गए। बीच में नहीं बोलिए। गाँव गए थे। कहाँ पे? गाँव में कहाँ पे? जयनगर कमलावाड़ी। कमलावाड़ी। हाँ। मधुबनी जिले के साहरघाट स्थित पावर सब स्टेशन के पास गुरुवार की रात दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। बताते चले कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर लौट रहे थे कि आपस में दूसरे बाइक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मधुबनी के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए 2015 बैच के पुलिस अधिकारी सुशील कुमार इसके पहले लखीसराय पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। तो वहीं मधुबनी के वर्तमान पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश का तबादला पुलिस अधीक्षक बांका के जिला में किया गया है। सुशील कुमार के मधुबनी के लोगों ने अपराध नियंत्रण को लेकर काफ़ी उम्मीद लगा रखे हैं। मधुबनी के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किए। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद। मैंने आज जो है ज्वाइन किया है दोपहर में, और उसके बाद से चूँकि मैं अभी बहुत सारी परिस्थितियों को समझने में चूँकि लोगों के साथ अपने अधिकारियों के साथ बैठ के बात करूँगा, लेकिन जो नॉर्मल पुलिसिंग जो है हमारी, उसमें खास करके जो जीनियस क्राइम्स हैं उस पर और उस क्राइम को रोकना, और अगर क्राइम हुआ है तो उसमें जो त्वरित कार्रवाई होती है, जैसे गिरफ्तारी होती है उनकी और पूरी जब्ती की कार्रवाई होती है, उस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा जो नॉर्मल पुलिसिंग होती है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग होती है, खास करके पेट्रोलिंग और अन्य तरह की सारी चीज़ें होती हैं, उस पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और भी चीज़ें हैं जो चूँकि मैं अभी नया हूँ, इस ज़िले को समझ जाऊँगा तो उस तरीके से हम लोग उसको और भी हम लोग एडवांस में करेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पुलिसिंग है उसको अच्छे तरीके से, चुस्त तरीके से करना, यही मेरी प्राथमिकता है। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, लेकिन फिर वह कोर्ट नहीं पहुंचे। पटना हाईकोर्ट ने बिहार उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली के कमिश्नर को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद सुब्रत राय भी पटना नहीं आया। कोर्ट ने सहारा के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। सुनवाई आज फिजिकल उनको हाजिर होना था सुब्रत राय को, वो हाजिर जानबूझकर नहीं हुए, कई रोज से झूठ बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया है और उनको उसके आलोक में झूठ बोल रहे थे कि किसी तरह बच जाए, मगर वो बचने वाली बात। कल ही आदेश था कि भाई आप हाजिर होइए। कल 12 बजे तक का टाइम मांग रहे थे उनके वकील के, 10:30 बजे ही उनको आना था, मगर वो नहीं आए जानबूझकर। और मेडिकल डॉक्यूमेंट भी जाली लगाया था, कोकिला बेन की जगह लखनऊ वाला दूसरा मेडिकल लगाया था। उस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद ऑनरेबल जस्टिस को लगा कि वो ऐसा ना ही सर्जरी है कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आने के लायक है, और जानबूझ के नहीं आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आशा देख रहे थे। तो आज उनको फिजिकली स्पेशली इसी केस के लिए था, चूँकि आज पूरा कोर्ट जो है ऑनलाइन है, इसीलिए आज तो फिजिकल होता है, मगर उनके लिए स्पेशल बेचारे जस्टिस को बैठना पड़ा। यहाँ बहुत प्रयास किए इन्वेस्टर के लिए, मगर वो जानबूझ के वो आए ही नहीं। कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है? कोर्ट ने आदेश किया कि यूपी, दिल्ली और बिहार के डीजीपी को आदेश दिया कि इनको वारंट छोड़ने के बाद उनको पकड़ के गए मेरे अदालत में हाजिर। मतलब उनको अरेस्ट वारंट जारी हो गया? अरेस्ट वारंट। तो आज वो गिरफ्तार हो सकते हैं? हाँ। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कोइलवर पुल के उद्घाटन पर बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी का अपना पोस्टर है, यह सरकारी पोस्टर नहीं है। जातीय जनगणना पर जदयू ने कहा कि हम सब जनगणना के पक्ष में हैं।
तो वहीं जगदानंद सिंह ने बीते दिनों इथेनॉल को शराब बता दिया था, जिसे लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि जगदानंद सिंह को शायद ज़्यादा जानकारी हो सकती है, हमें नहीं है। ये अलग अलग दिख रही है जातीय जनगणना पर, क्योंकि जातीय जनगणना कॉन्शियस डिसीजन था विधानसभा से और प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से, और पार्टी सरकार ने प्रस्ताव लाया था जातीय जनगणना पर, और सरकार के प्रस्ताव पर पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से के साथ सरकार ने सभी पार्टियों का उसमें समर्थन हासिल किया और सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिला, उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। इसलिए अगर हमको तो नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई अलग हैं लोग। बिल्कुल जातीय जनगणना के हम लोग पक्ष में हैं, जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि कास्ट एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, कौन लोग यहाँ पर भीख मांग रहे हैं, किस जाति के लोग हैं, उनके आर्थिक हालात क्या हैं, किन परिस्थितियों में उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में अगर ये जातीय जनगणना होगा तो आने वाले 10 से 15 साल में जो सरकार की योजनाएं बनेंगी, उन योजनाओं में उनको भी लाभ का श्रेय मिलेगा और सरकार वैसी योजनाओं का निर्माण करेगी जिसमें कि उनको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे।